Welcome students. Today we are going to discuss about antigen antibody reaction. Here there is a presence of short form of antigen, that is AG, and short form of the antibody AB reaction. So AG AB reaction is the antigen antibody reactions. In other words, we can say epitope paratope interactions. Okay. So during the discussion about the interaction between antigen and antibody, some terms are very important like affinity, avidity, and most important is the क्रॉस रिएक्टिविटी भी. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है. तो जस्ट हम कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज ए बायोमोलिकुलर एसोसिएशन similar to an enzyme substrate interaction with an important differences or distinction. हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है इज़ वेरी सिमिलर टू द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस. हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शन में लॉक एंड की मॉडल देखा है, जिसमें कि उसकी इम्पोर्टेंस हम समझते हैं कि एक स्पेसिफिक लॉक के लिए जैसे स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से हमारे एक जो सबस्ट्रेट होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है उस पर एक्ट करने के लिए. इन सेम वे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज़ द वेरी स्पेसिफिक. ओके, तो सिंपल द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजेंस and antibodies are known as antigen antibody reactions. The reactions are highly specific, जैसे हमने बताया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन में भी स्पेसिफिसिटी होगी. इन सेम वे यहाँ पे भी ये बहुत ही स्पेसिफिक होंगे. हमने इम्यून सिस्टम को काफ़ी पढ़ा है और उसमें देखा है कि बिना एंटीजन के हमारा कुछ भी संभव नहीं है. इम्यूनोलॉजी पूरी बेस्ड होती है हमारे एंटीजन पे. विदाउट एंटीजन नथिंग कैन बी डन इन द सिस्टम. तो यहाँ पे अब एंटीजन का एंटीबॉडी से जो इंटरेक्शन है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन मॉडर्न इम्यूनोलॉजी. द रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक and an antigen reacts only with antibody produced by itself or with closely related antigen. यहाँ हम कह रहे हैं कि अपने ही द्वारा प्रोड्यूस की हुई एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसके बीच का इंटरेक्शन हमें देखना है. ये हम ही सब जानते हैं कि एक एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और उसी एंटीबॉडी के साथ जो पर्टिकुलर एंटीजन है उसके एपिटॉप के साथ जो इंटरेक्शन होगा दैट इज़ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन है जो बाइंड करता है दैट इज़ एपिटॉप, और जो पैराटॉप है दैट इज़ द वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी दैट क्लोजली फिटेड विद द एपिटॉप. ओके, so look here, antibody recognize molecular shapes, that is epitopes, on antigens. Generally the better the fit of the epitope to antibody combining site, that is paratop, the more favorable the interaction that will be formed between the antibody and antigen, and the higher the affinity of the antibody for the antigen. जितना closely fit होगा एक एंटी एपिटॉप पैराटॉप के साथ, जितना ही प्रॉपरली वो एक उसमें बेटर फिट होगा वो हमारा उतना ही बेटर उसकी एफिनिटी होगी. ओके, नाउ अगर हम आगे बढ़ें उसके पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द काइनेटिक्स बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन इंटरेक्शंस. काइनेटिक्स क्या है, कैसे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं. हम सभी जानते हैं दो तरह के बॉन्डिंग्स होती है, कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स. सो हियर देयर इज़ ए नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग. द स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी
is dependent on hydrogen bonds, hydrophobic interactions, electrostatic forces, and van der Waals forces. These are all non-covalent bonds. Each of these non-covalent interaction operates over very short distance, generally 1 angstrom. So antigen antibody interaction depends on very close fit between antigen and antibody. Actually जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है वो वीक इंटरेक्शंस होते हैं उसके बीच. तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होगा वो चूँकि जो एंटीजन एंटीबॉडी जितना क्लोजली फिट होंगे, जितना ही उसमें एक इंटीमेसी होगी, उतना ही हमारा जो है वो जो रिएक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और एफिनिटीज़ जो है एंटीजन और एंटीबॉडी, सिंगल एंटीजन एंटीबॉडी की, वो उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि किसी भी एंटीजन का एंटीबॉडी से बाइंड होना, दैट इज़ द एफिनिटी. सिंपल, वेरी सिंपल वे से हम कह सकते हैं. आगे हम इसको और भी डिटेल देखते हैं. बॉन्ड बिटवीन सिंगल एपिटॉप एंड paratop its antibody, that is the affinity. Okay, and डिटेल थोड़ा सा उसको देखें हम इस बॉन्ड्स को. जो अभी हमने कहा कि दिस इज द प्रेजेंस ऑफ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स. आप देख सकते हो दिस स्ट्रक्चर इज एंटीजन. जो इंटरेक्शन, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, दिस पोर्शन इज द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. This is the antigenic determinants of antigen, and this is the paratop of the antibody. Okay, variable zone. अब ये जो इसकी अमीनो एसिड्स हैं उसमें जो चेंजेस हैं उससे जो है, ये चूँकि नेचुरली एंटीजन एंटीबॉडी इज मोस्टली, एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन, ठीक है, और एंटीजन जो कुछ भी हो सकता है. तो इसके जो अमीनो एसिड्स हैं आप देख रहे हैं, उसका वन एंड जो है आपको दिख रहा है कि ये अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप्स है. तो इसमें ये है अमीनो एसिड्स के एंड्स होंगे. तो देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, van der Waals interactions, आयनिक. सो देयर इज़ अ टोटल इंटरेक्शन ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये फोर्सेस हमारे जो हैं ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं. ठीक है, ये जितना ही एक टोटल इसका जितना भी इंटीमेसी होगी, टोटल बॉन्ड्स जो है इंटरेक्ट करेंगे, वही हमारी जो है एफिनिटी है. ओके, इस एंटीजन से इस एंटीजन की जो क्लोज फिट है, दैट डिपेंड्स ऑन दीज बॉन्ड्स. इस बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा. ये जितना भी प्रॉपर इंटरेक्शन शो करेंगे, टोटल उसका जो है रिजल्ट जो होगा वो हमारी एफिनिटी होगी. ओके, तो एक तरह से एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमें एफिनिटी, एविडिटी, वैलेंसी, ये सारे टर्म्स को जानना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफिनिटी. लुक हियर, एफिनिटी अभी हमने बताया कि एक जो एंटीजन, सिंगल एंटीजन के एपिटॉप और एक दूसरे जो कंडीशन है एंटीबॉडी, इंटरेक्शन किसका है, एंटीजन और एंटीबॉडी का है. तो एंटीजन का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एंटीबॉडी का पैराटॉप, ठीक, जो बाइंडिंग साइट है, वो दोनों इंटरैक्ट होते हैं सिंगल, दैट इज द एफिनिटी. आप देख सकते हैं कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ टोटल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस बिटवीन सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ antibody and single epitope is affinity of a antibody for that epitope. आप इस डायग्राम को फिर से देखिए. हमने क्या कहा कि ये आपका एक जो एंटीजन का आपका एपिटॉप है और दूसरा ये पैराटॉप है, उसके जो टोटल नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स का जो रिजल्ट होगा, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन एपिटॉप एंड पैराटॉप, दैट इज द एफिनिटी. ठीक, ये हमारी एफिनिटी है. लो एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी,
बाइंड्स एंटीजन वीकली एंड डिसोशिएट रियडली। ठीक है, अगर एफिनिटी लो है एंटीबॉडी की एंटीजन के लिए तो रिजल्ट क्या होगा, वो क्या होगा, एंटीजन वीकली एंड डिसोशिएट, बाइंड्स एंटीजन वीकली एंड डिसोशिएट रियडली। ठीक है, व्हेन हाई एफिनिटी, नेचुरली जब बॉन्ड्स के बीच में इंटीमेसी स्ट्रांग होगी तो हाई एफिनिटी होगी, और जब उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो लूज होगी या लेस होगी, जो इंटरेक्शन जो फोर्सेस बॉन्ड है वो अगर कम है तो हमारी लो एफिनिटी होगी। ओके, तो ये हमारे जो टोटल डिफरेंट बॉन्ड्स हमने कहा कि जो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, फोर्सेस जो हैं वंडरवॉल्स फोर्सेस, ये सारे जो है कंबाइन होके जो रिजल्ट देते हैं दैट इज एफिनिटी। ओके, इन बॉन्ड्स में अगर कोई भी कुछ बॉन्ड नहीं है, प्रॉपर वीक फोर्सेस नहीं काम कर रहे हैं तो वो लूजली बाइंड होंगे और वो लो एफिनिटी शो करेंगे और इजीली डिसोशिएट कर जाएंगे। बट अगर ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो इंटरेक्शन जो होगा उसका हाई एफिनिटी शो करेगा एंटीबॉडी का, दैट बाइंड एंटीजन टाइटली एंड रिमेन बाउंड लॉन्गर। ओके, वैलेंसी क्या है, व्हाट इज दिस इन द केस ऑफ reaction? valency is equal to number of binding site per antibody molecule। ठीक है, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पे जितनी भी बाइंडिंग साइट्स हैं दैट इज द वैलेंसी। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक एंटीबॉडी है तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट क्या होगा, 2 होगा, ये इसका वेरिएबल जो 2 होगा। यही कंडीशन अगर हम देखें तो अगर एंटी IgA के केस में तो अगर वो डाइमर है तो हमें उसमें 4 मिलेगा, अगर ट्राइमर है तो 6 होगा, है ना, ये 2 2 2 4 6 मिलेगा, टेट्रामर है तो 8 मिलेंगे। और IgM को देखें तो IgM में कितने आर्म्स होते हैं, 5 होंगे, 5 IgM जो मोनोमर्स होते हैं और उसके हर 5 के 2 आर्म्स मिलके 10। तो ऐसे केसेस में जो है वो उसकी वैलेंसी तो वैलेंसी जो है आपकी क्या है, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए व्हाट इज एविडिटी, टोटल बॉन्ड बिटवीन ऑल एपिटॉप्स विथ करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। ठीक है, ए स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी एंड एंटीजन इज एविडिटी। ठीक है, एक जो अभी हमने देखा सिंगल के बीच में जो इंटरेक्शन है, बॉन्डिंग है, कंबाइन जो रिजल्ट होगा वो एफिनिटी है, बट नंबर ऑफ जो आपके टोटल बॉन्ड बिटवीन ऑल एपिटॉप्स विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, जितनी भी एपिटॉप्स हैं उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ है, एक तरह से दोनों ही मल्टीवैलेंट होने चाहिए। इस केस में मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी एंड एंटीजन इज एविडिटी। तो एक जो है नंबर ऑफ जो आर्म्स हैं ऐसे एंटीबॉडी के, तो उस केस में जो है जो टोटल हमारा इंटरेक्शन है वो है एविडिटी। ठीक है, सिंगल के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज द एफिनिटी, एंड टोटल जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन, कई एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में मिलके जो एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द एविडिटी। इंटरेक्ट जो फोर्सेस वहाँ काम कर रहे हैं, टोटल जो रिजल्ट आएगा दैट इज द एविडिटी। सो एविडिटी इज बेटर मेजर ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी देन एफिनिटी। एक तरह से अगर जो मेजरमेंट का देखा जाए तो ये हमारी जो एविडिटी है वो बेटर बाइंडिंग कैपेसिटी शो करेगी देन द एंटीबॉडी। ओके,
सो हाई एविडिटी कैन कंपनसेट लो एफिनिटी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एंटीबॉडी की एफिनिटी कम है बट एविडिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस है। मतलब कि अगर लो एफिनिटी है और एविडिटी ज़्यादा है तो वो कंपनसेट कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल secreted pentameric IgM often has a lower affinity than IgG। जो पेंटामर है आपका स्ट्रक्चर IgM का, हम सभी ने देखा था उस स्ट्रक्चर को, वो जो है IgG के कंपैरिजन में उसकी अफिनिटी कम है। बट द हाई एविडिटी ऑफ IgM रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स हायर वैलेंसी enables to bind एंटीजन इफेक्टिवली। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं इस डायग्राम से। आइए अभी देखते हैं एफिनिटी, एविडिटी एंड साथ में क्रॉस रिएक्टिविटी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन दिस डायग्राम, हियर इज द strength of the reaction between single antigenic determinant and single antibody combining site, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एपिटॉप या पैराटॉप इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, और भी हम उसको अदर वर्ड से कह सकते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड सिंगल एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट। तो आप देखिए इन दिस डायग्राम, दिस इज द एंटीबॉडी, okay, this is the antibody, this antibody show high affinity and here is the low affinity। कैसे हम देख रहे हैं, देखिए this is the antigen, ब्लू कलर स्ट्रक्चर जो टी शेप में दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड टी शेप, दैट इज द एंटीजन। आप देख सकते हो दिस वन इज द एंटीजन एंड दिस इज द एपिटॉप, दिस इज द एपिटॉप। जैसा हम जानते हैं कि एपिटॉप ऑफ द एंटीजन बाइंड विद द पैराटॉप ऑफ द एंटीबॉडी। ओके, आप इस केस में देखिए, हियर एपिटॉप एंड पैराटॉप इज क्लोजली फिट। जो हमारा शेप है एपिटॉप का वो ये शेप है और वही शेप हमारा एंटीबॉडी के पैराटॉप का भी है। तो यहाँ पे जो एफिनिटी है इसकी ज़्यादा होगी तो ये हाई एफिनिटी शो करेगा। ठीक, जो इसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पर डिपेंड करता है। ओके, बट इन दिस केस यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा इनर जो साइड है वो थोड़ा कॉर्नर से हट रहा है ये, तो यहाँ पे हमारी जो एफिनिटी है वो लो है। थोड़े से इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, बॉन्डिंग फोर्सेस जो हैं वो वीकर होंगे, सो देयर इज़ अ लो एफिनिटी। तो ये हम एफिनिटी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, so affinity is equal to attractive and repulsive forces, sum total of the attractive and repulsive force, ये सारे मिलके हुए। सो इन दिस केस जिसमें कि ये बहुत ही क्लोजली फिट नहीं कंडीशन होगी, हाँ लो एफिनिटी होगी, बट क्लोजली फिट एंड एपिटॉप विद द पैराटॉप कंडीशन शो हाई एफिनिटी। नाउ नेक्स्ट एविडिटी, व्हाट इज दिस? The overall strength of binding between an antigen with many determinants and multivalent antibodies। अब जो है कई एंटीबॉडीज़ के जो बाइंडिंग साइट्स हैं और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, उससे जो मिलके हमारी जो टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ होगी दैट इज़ द एविडिटी। आप देख सकते हो इन दिस केस ये एग्जांपल बता रहा है कि अगर एविडिटी कम, एफिनिटी कम है और एविडिटी ज़्यादा है तो वो कंपनसेट कर ले। मतलब अगर मोनोमर देखें आईजीएम का तो वो एक सिंगल एपिटॉप का सिंगल पैराटॉप से बाइंडिंग, वो एफिनिटी है, तो यहाँ एफिनिटी जो है थोड़ी लो हो गई। ठीक है, मान लीजिए लो ना कह के हम उसको कहते हैं कि ये दिस इज़ द एफिनिटी। आप देख रहे हो कि वन आर्म से जो है वन एपिटॉप से बाइंड कर रहा है, ओके, एंटीजन से। इन दिस केस देयर इज़ द एविडिटी, अगर वो उसके टू साइड्स हैं कंबाइनिंग साइड तो टू एपिटॉप्स जो है वो बाइंड कर रहा है, तो यहाँ एविडिटी जो फॉर एग्जांपल दैट इज 10⁻⁶, ओके। एंड इन दिस केस द एंटी IgM, यहाँ हमने को 5 आर्म्स दिख रहे हैं जैसा IgM में होता है। सो यहाँ पे अगर इसके सारे साइड्स पे जो है एंटीबॉडी के आर्म्स पे एंटीजन अटैच्ड हो गया तो ये क्या कर रहा है, देयर इज़ द हायर एविडिटी। तो टोटल स्ट्रेंथ इस केस में जो होगी वो
ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन विथ मेनी डिटर्मिनेंट्स एंड मल्टीपल मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी। ओके, मल्टीवैलेंट यहाँ हो गया ना, मल्टीवैलेंट यहाँ पे मैंने बताया कि जो है जो वैलेंसी है वो उसके बाइंडिंग साइट है एंटीजन की। ठीक है, तो ये मल्टीवैलेंट कंडीशन हो गई। तो मल्टीवैलेंट की एविडिटी ज़्यादा होगी, और अगर किसी की एफिनिटी कम हो और एविडिटी ज़्यादा हो तो वो कंपनसेट कर लेता है एफिनिटी की। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ द क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो क्रॉस रिएक्टिविटी है, देखिए इस डायग्राम को, दिस डायग्राम, लुक हियर। Cross reactivity, what is this? Cross reactivity, the ability of an individual antibody combining site to react with a more than one antigenic determinant। ठीक है, एक एंटीबॉडी के कंबाइनिंग साइट से जो उसकी एबिलिटी है, इंडिविजुअल की एबिलिटी जो है, तो आप कह सकते हैं कि एक किसी एंटीबॉडी का, मान लीजिए एक एंटीबॉडी है जिसकी ये आपने स्ट्रक्चर शेप है, और उसके लिए जो एंटीजन पे एपिटॉप है वो ऐसा है। ठीक है, प्रॉपर जो एपिटॉप चाहिए, इट इज़ सुटेबल फॉर दिस। ओके, बट इसकी प्रेजेंस जो है ऐसी है कि ये दूसरे एपिटॉप एंटीजन के सिमिलर एपिटॉप से भी बाइंड कर जाता है। सपोज कि दिस एंटीजन is another antigen have similar top like this, can bind with these binding site। ठीक है, जो ये हमारा दिख रहा है ये दूसरा एंटीजन है, ये दूसरा एंटीजन है, बट दोनों के एंटी एपिटॉप जो है वो सिमिलर है, तो ऐसी सिचुएशन में ये इससे बाइंड कर जाता है। ओके, इसी चीज़ को हमें यहाँ देखना है। ये देखिए, यह क्या है, ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है, और ये एंटीजन सी है। ये हमारा एंटीबॉडी है जिसका एपिटॉप जो है वो एंटी ए, जो हमारी एंटीबॉडी है वो एंटी ए काम करेगी, जो एंटीजन ए है उसके एंटी काम करेगी। ठीक, तो ये केसेस है इसके लिए फिट हो जाती है। बट क्रॉस रिएक्टिविटी तब होगी जब एंटीजन बी है और उसका जो एपिटॉप है वो सिमिलर है इसके। ठीक है, तो अब इसके सिमिलर होने की वजह से इस एंटी ए के जो पैराटॉप है उसके साथ ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एंटीजन सी, इसका जो एपिटॉप है वो भी काफ़ी कुछ सिमिलर होते लगता है, और इसके जाके फिट हो, प्रॉपर फिट नहीं है बट स्लाइटली उससे फिट हो गया। तो ये जो है कंडीशन क्रॉस रिएक्टिविटी, ये कभी कभी बहुत बेनिफिशियल और कभी कभी हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये हमने क्रॉस रिएक्टिविटी को समझा कि क्रॉस रिएक्टिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एंटीबॉडी टू बाइंड टू द सिमिलर एपिटॉप्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एंटीजन। ठीक है, बात समझ आ रही है? प्रेजेंट ऑन प्लस सिमिलर एपिटॉप, ये काफ़ी सिमिलर एपिटॉप आपको दिख रहे होंगे, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एंटीबॉडीज, ये डिफरेंट एंटीबॉडीज है। ठीक है, इसके लिए जो एंटी ए है, एंटीबॉडी का जो पार्ट है, एंटी ए पार्ट एंटीबॉडी, वो जो है किसी अनदर एंटीजन के एपिटॉप से फिट हो जाता, दैट इज द क्रॉस रिएक्टिविटी। ठीक है, क्रॉस करके उसमें फिट हो गया। द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विथ मोर देन वन एंटीजन। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो है ये एक इंटरेक्शन जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक, अब ये हमें इंटरेक्शंस को देखने के लिए ये एक इक्वेशन है,
ये आप देखिए, द एसोसिएशन बिटवीन बाइंडिंग साइट ऑन एन एंटीबॉडी विथ एन नॉन कोवैलेंट एंटीजन कैन बी डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। ये जो भी इंटरेक्शन है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में, जो एक फोर्सेस जो लग रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, उसको समझने के लिए हमें कुछ थोड़ी चीज़ों को समझना होगा। तो ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी का एक रिएक्शन शो कर रहे हैं जिसमें हम, तो ये हमारा एक कंसंट्रेशन है। अब इस कंसंट्रेशन को आप देखिए, एक सपोज कि ये इंक्रीज कंडीशन होगी, ये डिक्रीज कंडीशन होगी, तो रिएक्शन कैसा होगा। सपोज कि ये जो है डिक्रीज कंडीशन में हो और ये इंक्रीज कंडीशन में हो, तो क्या होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो एक रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी में, उसमें जो कांस्टेंट है, वेयर K1 जो दिख रहा है, K1 इज द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, डिस एसोसिएशन, या इसका एसोसिएशन होगा और वो कांस्टेंट शो कर रहा है। ऑन K-1, माइनस का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, इज द रिवर्स रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा रिवर्स रेट कांस्टेंट शो कर रहा है। ओके, तो एक जनरल सा हम आपको एक फिगर शो कर रहे हैं जिसमें एक रिएक्शन है जो कि एसोसिएशन बिटवीन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एंटीबॉडी विथ ए नॉन कोवैलेंट एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, उसको शो कर एक रिएक्शन के थ्रू हमें समझना है। ओके, नाउ दिस रिएक्शन, द रेशियो ऑफ K1 एंड K-1, जो रेशियो है K1 अपॉन K-1 का, is the association constant a measure of affinity। ये कांस्टेंट ही मेजर ऑफ, ये वैल्यू हमारी बताएगी कि दोनों एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, एफिनिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये कैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है क्या है, एफिनिटी कांस्टेंट है। एक ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी जो है दे रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनऑक्यूपाइड बाइंडिंग साइट्स ऑन द एंटीबॉडी। ये जो है हमारा फ्री एंटीबॉडी जिसमें कि एंटीजन बाइंड नहीं हुआ है, वो है एजी। क्या है दिस वन, ये एजी, ये आप ब्रैकेट में देख रहे हो, एंटीबॉडी एंटीजन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनऑक्यूपाइड बाइंडिंग साइट्स ऑन द एंटीजन। ये इसका मतलब हमारे फ्री हैं, अभी इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ। जितना कंसंट्रेशन इनका होगा ये रीज़न होंगे हमारे एफिनिटी के। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट इज़ द प्रोडक्ट, दैट इज AB-AG कॉम्प्लेक्स, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। जो मोलर कंसंट्रेशन है ये कैसे मिलेगा। तो अब हमारा डिपेंड करता है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी, दैट इज एफिनिटी कांस्टेंट। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसके देखना है कि एंटी, और ये इसके रिवर्स वो प्रोपोर्शनल है। तो अब जितना भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, अब उसको हम देखने के लिए आप एक रिएक्शन से देख सकते हैं। सॉरी, सपोज कि जो है एक जो इंटरेक्शंस है हमारे इन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, जो रेशियो होगा वो कंसंट्रेशन कैसा होगा। ये अगर मान लीजिए हमारा एंटीजन है, उसका कंसंट्रेशन है, प्लस एंटीबॉडी का ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ओके, सपोज फर्स्ट सिचुएशन अगर हमारी ये है कि एंटीजन इज इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड एंटीबॉडी इन डिक्रीज कंसंट्रेशन, देन रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज वीक कॉम्प्लेक्स।
weak complex. Okay, and second situation, antigen concentration, molar concentration of antigen is lower and antibody concentration is higher, then again weak complex. Take third situation in which antigen is also increased concentration and antibody also in increased condition, then it will be strong complex. Okay, अब अगर situation weak antigen लो एंटीजन एंड लो एंटीबॉडी, देन अगेन सिचुएशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक, तो ये हमारा सिचुएशन होगा. तो ये अब जिस तरह का भी रिएक्शन अभी हम देखेंगे कि ये हमारे रिजल्टेंट में जो है क्या मिलेगा. एक एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होंगे उसको भी हम देखेंगे. तो ये जो अभी हम लोगों ने एक एफिनिटी कांस्टेंट देखा वो डिपेंड करता है कि एंटीजन के मोलर कंसंट्रेशन और एंटीबॉडी का मोलर कंसंट्रेशन. हमने फाइनली क्या देखा कि जो हमें मिला दिस सिचुएशन, या तो दोनों ही हाई कंसंट्रेशन में हो या दोनों ही लो कंसंट्रेशन में, तब हमें कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स मिलेगा. बट वन इन इंक्रीज concentration and another in decreased condition, another antigen in decreased condition and antibody in increased condition, there is a weak complex formation. Okay, तो ये हमारी एक important point है. ठीक, अब थोड़ा हम लोग क्रॉस रिएक्टिविटी को देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन क्या है. अब ये क्रॉस रिएक्टिविटी जो है आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडी elicited by one antigen can cross react with unrelated antigen if they shared identical epitope or have similar chemical properties. हमने अभी देखा, उधर आपने डायग्राम से देखा कि जो है एक जो आपका एंटीबॉडी है उसका जो बाइंडिंग साइट है वो किसी दूसरे एंटीजन के एपिटॉप से भी बाइंड कर सकता हो. ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारी क्रॉस रिएक्टिविटी होने से हो क्या सकता है. कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं. देखिए कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं. सम वैक्सीन्स आल्सो एग्जिबिट क्रॉस रिएक्टिविटी. फॉर एग्जांपल वैक्सीनिया वायरस which causes cowpox expresses cross-reacting epitopes with Varrola virus, the causative agent of smallpox. याद करिए हमने शुरुआत की थी, या कभी भी जब हम इम्यूनोलॉजी की स्टार्ट करेंगे तो एडवर्ड जेनर के बगैर स्टार्ट नहीं करते हैं. तो एडवर्ड जेनर और काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स एक स्टोरी भी हमने आपको बताई थी. तो वहाँ एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के जो है फ्लूइड को स्प्रेड करा के स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और सक्सेस भी हुए थे. सेम प्रिंसिपल वो आज हम क्रॉस रिएक्टिविटी से समझते हैं कि जब उन्होंने काउपॉक्स लगाया, ठीक है, तो जो पर्सन में एंटीबॉडीज़ बने वो कैसे बने, काउपॉक्स के अगेंस्ट बने. तो हमारे जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर रहा होगा काउपॉक्स के जो एंटीजन के एपिटॉप से, वो जो है उसके लिए एंटीबॉडी बन गई काउपॉक्स के लिए. अब उस एंटीबॉडी में जो स्ट्रक्चर में जो हमारा बाइंडिंग साइट है उसके लिए जो हमारा एपिटॉप फिट है वो स्मॉल पॉक्स जो हमारा एक एंटीजन उस पे जो प्रेजेंट एपिटॉप है दैट इज सिमिलर टू काउपॉक्स. तो वो कहाँ से बाइंड होंगे, वो जाके उससे बाइंड हो गए एंटीबॉडी से. तो ऐसे केस में हम जेनर ने कहा कि जिसको काउ पॉक्स हो गया है वो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. आपको स्टोरी मैंने बताई थी कि वो एक मिल्कमेड थी जिसने कहा कि मुझे तो काउ पॉक्स हुआ है, स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है. तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. वो जो प्रिंसिपल था दैट इज़ द क्रॉस रिएक्टिविटी, कि वो काउ पॉक्स के लिए जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में फॉर्म हो गए
वो सुटेबली फिट हो जाते हैं वायरोला के जो है वायरस के एंटीजन एपिटॉप से, और वो फिर स्मॉल पॉक्स को क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारी जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे एडवर्ड जेनर से अपनी इम्यून सिस्टम को, वहाँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दिस क्रॉस रिएक्टिविटी वॉज द बेसिस ऑफ जेनर मेथड ऑफ यूजिंग वैक्सीनिया वायरस इंड्यूस इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, बात समझ आ गई कि हमारा एडवर्ड जेनर की जो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे दैट इज़ द क्रॉस रिएक्टिविटी, क्योंकि वो काउपॉक्स के लिए जो एंटीबॉडी बना था उसके पैराटॉप में स्मॉल पॉक्स की एंटीजन से जो एपिटॉप है वो बाइंड कर जा रहा था। दैट इज़ द रीज़न फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, वायरस the number of viruses and bacteria have antigenic determinant। बात समझ आ रही है? ठीक है, सभी वायरसेस और बैक्टीरिया में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे, आइडेंटिकल और सिमिलर टू नॉर्मल होस्ट कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अब एक केस कैसा होगा, मैंने कहा आपको कि क्रॉस रिएक्टिविटी कभी कभी फ़ायदेमंद होगी और कभी कभी नुकसानदायक होगी। अब कोई इन्फेक्शन हुआ किसी बैक्टीरिया का या वायरस का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। अब जो एंटीबॉडी बनी उसके पैराटॉप में ऐसा कुछ हो गया कि होस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट जो उसमें फिट होने लगे, सेलुलर कंपोनेंट्स, तो ऐसे केस में वो ऑटो इम्यून डिजीजेस को कॉज कर, तो अपनी ही सेल जो है, तो एंटीबॉडी ऑलरेडी बन गई और वायरस और इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो क्योर हो गया, बट जो एंटीबॉडी बन गई उसके जो पैराटॉप है उसमें होस्ट के कंपोनेंट्स जो है वो फिट होने लगे, तो वो वहाँ पे एक अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई। सो दैट इज़ द रिजल्टिंग इन टिश्यू डैमेजिंग ऑटो इम्यून रिएक्शन। Okay, now next example, the bacterium Streptococcus pyogenes, for example, expresses cell wall proteins called M antigen। okay, आप समझ लें, एक एग्जाम्पल, जो एक बैक्टीरियम है स्टेप्टोकॉकस इज जेनरिक नेम, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसेस सेल वॉल प्रोटीन, एक उस पर सेल वॉल प्रोटीन है जिसको हम एम प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक, antibodies produced to streptococcus m antigen have been shown to cross react with several myocardial and skeletal muscle protein। बात समझे कि एम प्रोटीन जो है, एम एंटीजन जो है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया। अब इसके अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडीज़ बनेगी, किसके अगेंस्ट, एम एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो जो है मायोकार्डियल और स्केलेटल मसल प्रोटीन्स के लिए एक क्रॉस रिएक्टिविटी कॉज करती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारा एंटीबॉडी बना, ये जो उसमें स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडी किसके लिए है, एम एंटीजन के लिए है। ओके, लेकिन हुआ क्या कि जो बॉडी की जो मायोकार्डियल और स्केलेटल मसल प्रोटीन्स हैं वो इसके लिए फिटेड हैं इजीली, तो ये इसके लिए आराम से जो है फिट हो, तो क्या हुआ, ये जो प्रोटीन होंगी इसके लिए हमारी एंटीजेनिक हो गई, और ये तो सेल्फ स्केलेटल मसल और मायोकार्डियल मसल के लिए ये जो एंटीबॉडी होगी क्या करेगी, इसको इनगल्फ करेगी, तो वो उस प्रोटीन को इनगल्फ करेगी तो डैमेज करेगी हमारी मसल टिश्यू को। ठीक है, तो ये कॉज करेंगे इम्प्लिकेटेड इन हार्ट एंड किडनी डैमेज फॉलोइंग स्ट्रेप्टोकॉकस इन्फेक्शन। तो इसका मतलब कि स्ट्रेप्टोकॉकस इन्फेक्शन में की वजह से जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ द किडनी एंड हार्ट डैमेज। बात समझ आ रही है, ये क्रॉस रिएक्टिव इन्फेक्शन तो हुआ स्ट्रेप्टोकॉकस का, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी उसकी इन्फेक्शन की वजह से वो तो इन्फेक्शन तो किल कर दिया, बट वो एंटीबॉडीज़ जो है, जो हमारी मसल प्रोटीन है जिसको हम कह रहे हैं मायोकार्डियल एंड स्केलेटल मसल प्रोटीन,
वो उसके लिए जो है एपिटॉप, उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें जाके क्लोजली फिट हो जा रहा है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि हमारा जो क्रॉस रिएक्टिविटी हो गई, डिफरेंट एंटीजन के सिमिलर एपिटॉप के साथ जो है रिएक्शन हो गया, दैट इज़ द क्रॉस रिएक्टिविटी। तो यहाँ जो कंडीशन हो गई वो डिजीज कंडीशन हो गई, एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई, एक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसमें उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम हो गई। ओके, दैट इज़ द क्रॉस रिएक्टिविटी। एक तरफ हमने एक एग्जांपल देखा कि हम एक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना लिए क्रॉस रिएक्टिविटी की ज़रूरत से, काउ पॉक्स के लिए एंटीबॉडीज़ जो मिली वो हमारी स्मॉल पॉक्स को क्योर कर रही थी, बट इन अदर एग्जांपल जो हमारे इन्फेक्शन की वजह से, जो बैक्टीरिया या वायरस की इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ बने, वो हमारी बॉडी की ही सेल्स को, होस्ट सेल के लिए हार्मफुल हो गई, दैट इज़ द क्रॉस रिएक्टिविटी। तो इस तरह से क्रॉस रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इम्यून सिस्टम में। ओके, नाउ अब हमें देखना होगा कि जो हमारा इंटरेक्शन है, मैंने कहा कि जो इंटरेक्शंस हैं वो मे बी उनका जो फेट है वो डिफरेंट है। कह सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शंस हैं ठीक, हमने अभी आपको स्ट्रेंथ की बात की, एफिनिटी की बात की, एविडिटी की बात की, वैलेंसी बताया, क्रॉस रिएक्टिविटी बताई। अब हमें ये देखना है कि ये जो इंटरेक्शंस हैं वो किस तरह से होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे। तो मेन टू एक कंडीशन आएगी कि एंटीजन में भी जो होगा वो टू टाइप्स का होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हमको एक रिएक्शन मिलता है एग्लूटिनेशन, और दूसरा मिलता है प्रेसिपिटेशन। स्पेस इज वेरी नैरो सो प्लीज कैन अंडरस्टैंड प्रेसिपिटेशन। ओके, इस केस के लिए एग्लूटिनेशन के लिए जो हमारा एंटीजन होगा दैट इज पार्टिकुलेट टाइप, पार्टिकुलेट टाइप, ठीक है, आप कह सकते हैं दैट इज सॉलिड, but in this case it is soluble, soluble type of antigen। ठीक है, तो हम इसको और तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये एंटीजन कैसा है और एंटीबॉडी के साथ जब रिएक्शन होगा, अगर ये सॉल्युबल है, ठीक, सॉल्युबल एंटीजन, तो कंडीशन क्या होगी, ये प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, मतलब इट मीन्स कि एंटीजन एंटीबॉडी बोथ आर सॉल्युबल। सो जो विजिबल, इसका मतलब क्या, आज जो हमारा एक मॉडर्न साइंस है उसमें इम्यूनोलॉजी जो है, जो एक डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल है, वो इस पे डिपेंड करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो किस तरह से फंक्शन करेगा और क्या रिजल्ट देगा। तो चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो विजिबल तो है नहीं, हम उसको कैसे देखेंगे, बट जब ये रिएक्शन करते हैं, देखिए जब पहली कंडीशन जो एंटीजन सॉल्युबल है और एंटीबॉडी इज ऑल्सो सॉल्युबल प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, the interaction between soluble antigen and antibody, that is the formation of precipitation, that is visible, ये visible है। ओके, ये visible होंगे, ठीक, और precipitate है तो ये जो है सटल होगा, किसी भी टेस्ट ट्यूब में जैसा भी रिएक्शन हो रहा हो, स्लाइड पे हो रहा हो या टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो ये सेटल होगा, और सेटल होगा तो वो हमें जो है वो विजिबल होंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, दूसरी सिचुएशन कि हमारा जो एंटीजन है वो कैसा है, एंटीजन जो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है,
वो कैसा है, पार्टिकुलेट। सॉरी, ये हमारा टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है। ये एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ओके। ये हमारा जो है कैसा है, पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट का मतलब पार्टिकुलेटेड सॉलिड मान सकते हैं, जैसे आरबीसी का क्लम्पिंग एंटीबॉडी से हो रही हो। एंटीजन आरबीसी को जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आरबीसी के सरफेस पे जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, वो एंटीजन्स होती हैं, उसी से हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। दैट इज़, तो ऐसे केस में जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो जो क्लम्पिंग होगी, यहाँ के केस में जो है वो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा दैट इज़ क्लम्पिंग, और इसको हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। ठीक है, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो इंटरेक्शंस है वो उसका फेट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ये एंटीजन एंटीबॉडी। तो डायग्नोस्टिक कंडीशन में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, तो हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट एंटीजन होगा और उससे एंटीबॉडी बाइंड करती है, तो हमको रिजल्टेंट जो मिलता है, क्लॉट्स जो मिलते हैं, जो क्लम्पिंग मिलती है, नॉट क्लॉट्स, क्लम्पिंग जो मिलती है दैट इज़ द एग्लूटिनेशन। और वो क्लम्प मिलता है वो एग्लूटिनिन होगा। और जब प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटीन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटीन कहेंगे, और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उसे हम कहेंगे एग्लूटिनिन। ठीक है, और जब हम ब्लड ग्रुप टेस्ट जब करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं कि हमारी जो आइसोग्लूटीन जो है वो ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ है और एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो क्लम्पिंग शो करेगी। तो उसी से हम कहते हैं कि अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है या ए बी है या ओ है, वो उसमें प्रेजेंट एंटी सेरा से हम टेस्ट करते हैं और ये हमारा रिजल्ट निकलता है। ठीक है, बट दोनों ही केस में जब जैसे क्लम्पिंग हो या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो, उसको विजिबल तभी होगा जब ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और ज़्यादा अमाउंट कैसे बनेगा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो है दोनों का ही कंसंट्रेशन जो है एक ऑप्टिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। तो जब ये सिचुएशन हमको मिलेगी तभी हमें एक विजिबल प्रेसिपिटेट या एग्लूटिनेट मिलेगा। ठीक है, इस डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही केस में अगर हम प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन देख रहे हैं तो दोनों ही केस में कंसंट्रेशन, इस केस में देखिए एंटीबॉडीज एक्सेस जोन यहाँ 1 2 3 आपको दिख रही है। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं, इट शुड बी ब्राइट कलर। ओके, देखिए इस केस में है आपको 4 एंटीबॉडी दिख रही हैं, बट एंटीजन सिर्फ 2 दिख रहा है। ठीक है, but in this case antigen is excess 1 2 3 red balls are antigen and these are the antibody, 4 antibodies हैं but antigen excess amount में है। but in this case equilibrium zone, equal amount of antigen और equal amount of antibody। अब ये देखिए कि जो है ये जो है दैट इज़ द लैटिस फॉर्मेशन, सारे आर्म्स जो है उसके फुलफिल हो गए। एंटीबॉडीज़ के जो आर्म्स हैं, सॉरी, ये एंटीबॉडीज़ के जो आर्म्स हैं वो एंटीजन से फिल्ड हो गए, सभी जो है ऑक्यूपाई हो गए, तो ये एक लैटिस फॉर्म करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में जो है वो एक जितना ही बेटर लैटिस फॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या होगा। तो दोनों ही जब इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं दैट इज़ इक्विलिब्रियम जोन, तो तब हमारा जो फॉर्म होगा वो बेटर विजिबल प्रेसिपिटेशन, दिट इज़ द कर्व रिप्रेजेंटिंग द 3 zones in the precipitation and agglutination reaction। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि कंसंट्रेशन कैसा हो
तो पूरे ही हम उसमें एंटीजन एंटीबॉडी के लिए हमने क्या देखा कि जो इंटरेक्शन होगा वही हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। और ये इंटरेक्शन कैसे करता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं हम बाय द नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स फोर्सेस। तो जो ये टोटल जो बॉन्ड्स होगा उस पे डिपेंड करता है एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी की बाइंडिंग, दैट इज़ द एफिनिटी। और जब एक से ज़्यादा मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज़ के जो एपिटॉप से बाइंडिंग हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम उसको एविडिटी कहते हैं। और एविडिटी, एफिनिटी, ये सारे को हम लोगों ने एक फार्मूले से आपको देखा। ये कंसंट्रेशन जो एफिनिटी कंसंट्रेशन है कांस्टेंट, उसको निकाला, दैट इज़ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही हमारा जो एक इक्वेशन है उसी पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा चूँकि डिटेल बहुत है, हम नेक्स्ट डिटेल चैप्टर में जाएंगे। तो एग्लूटिनेशन इज़ द सेपरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें हमको एक अलग चैप्टर में लेना पड़ेगा, लेक्चर में लेना पड़ेगा। सो इन ब्रीफ हम यहाँ पे ही आपको जो है दैट इज़ द एंड ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक ब्रीफ में देखी कि एफिनिटी, एविडिटी, बैलेंसी, क्रॉस रिएक्टिविटी, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारे जो है आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डायग्नोस्टिक जो मेथड्स होंगे उसमें जो है एक वीवो एंड विट्रो रिएक्शंस, जब हम रिएक्शंस को इन विवो रिएक्शन देखेंगे तो उसमें एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी, एडीसीसी एंड इमोबिलाइजेशन, ये सारे जो है इन विवो रिएक्शन में हम देख सकते हैं इस मेथड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को। और इन विट्रो रिएक्शन जब हम देखते हैं तो उसके लिए डायग्नोस्टिक जो होता है एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एलाइजा, रेडियो इम्यूनो एसे, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, आईसीटी, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, फ्लोरेसेंट एंटीजन एंटीबॉडी टेक्निक। तो बहुत सी डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जो इस मेथड से हम जो है वो देखते हैं कि कैसे जो है पेशेंट का जो है एंटीबॉडी या एंटीजन क्या है। ये डिफरेंट वे से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट portion of the immunology. Okay, thank you.